ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है क्या? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन जो है एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब संक्षिप्त में, है ना, संक्षिप्त रूप से, या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट हैंड भी शॉर्ट हैंड होता है, जैसे न्यूज़पेपर एडिटिंग वगैरह करते हैं, न्यूज़पेपर रीडर्स होता है, प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह होता है, तो शॉर्ट में लिखता है। एक लेटर लिख दिया तो पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसी तरह का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। नाम तो सारे केमिकल का बड़ा बड़ा होता है, उसको छोटा सा रूप में लिखते हैं सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन लिखो या केमिकल चेंज भी लिख सकते हो, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। ये दोनों किसी एक रूप में। सो इट्स अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, और शॉर्ट हैंड मेथड भी बोल सकते हो। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के जगह पर तुम मेथड भी लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है लिख सकते हैं, और ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन और शॉर्ट हैंड मेथड of chemical reaction with the help of, ठीक है, with the help of symbol, ठीक है, symbol and formulas, ठीक है। सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग लिखते हैं। सिंबल और with the help of symbol and formula of reactant and product, ठीक है। हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन के समय जो आपस में इंटरेक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के समय जो रिएक्टेंट में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के चलते जो नया नया चीज़ से बनता है, नया नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में तो हमको आइडिया है, ठीक है। अब क्या है कि केमिकल इक्वेशन जो है दो तरह का होता है। सिंपल वे में अगर देखें ये तो दो तरह का होगा। एक होता है स्केलेटल इक्वेशन, एक होगा स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें कि हम लोग बैलेंस करने का कोशिश नहीं किया गया है, ठीक है, समझ गए। द इक्वेशन in which no attempt
equalize to equalize the number of atom, equalize the number of atom on both the sides, equalize the number of atom of various elements on both the sides, on both sides of the equation. इक्वेशन के दोनों तरफ सारे एटम को इक्वल करने का कोशिश नहीं किया गया है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन लिख दिया गया है, केमिकल का नाम सिंबल लिख दिया गया है, लेकिन नंबर ऑफ एटम को इक्वलाइज करने की कोशिश नहीं की गई है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे केमिकल इक्वेशन है तो उसका हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं ना। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो जिंक लेंगे, HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से इसका भी एग्जाम्पल है, ये होगा जिंक प्लस HCl, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन आपस में यही प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये चीज़ इससे रिएक्ट करता है तो ये बनता है, ये चीज़ इससे रिएक्ट करेगा ये बनेगा, ये प्रैक्टिकली देखा गया। इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये दोनों को आपस में ऐसे किए तो ये बनेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के बाद वो फिक्स है कि यही बनेगा, और ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये चीज़ आपस में इंटरेक्ट करता है, और जब ये रिएक्ट करता है तो यही पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हमको याद रखना होगा कि ये से ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या क्या बनेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए रटना नहीं है, इसके लिए बार बार हम लोग पेपर और पेंसिल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में बार बार लिखेंगे, डेली 5 से 10 इक्वेशन लिखेंगे तो अपने आप जो है माइंड में सेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए घबराना नहीं है, बस इक्वेशन को डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली लिखेंगे, ठीक है, तो अपने आप जो है हो जाता है। ठीक है, ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन। अब इसमें देखो कि जिंक एक है, क्लोरीन इधर एक ही है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन एक ही है लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये स्केलेटल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया गया, नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग जो है बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। जगह नहीं है तो हम लोग इधर ही लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसी से निकल जाएगा द इक्वेशन in which the number of atoms of various elements are equal on both the sides,
ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल वही लेंगे, बैलेंस्ड है इक्वेशन, एग्जांपल वही लेंगे, जिंक प्लस HCl बन गया प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक इधर एक ही है, इधर भी जिंक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक है और इधर हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन आइटम है, इसलिए हम यहाँ पर दो से यहाँ पर थोड़ा जगह खाली रखा जाना चाहिए किसी भी फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में, ताकि हम गुना कर सकें। 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही 2 गुना किए तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्योंकि ये तो पूरे में गुना हुआ ना, 2 यहाँ 2 गुना करने से, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करने से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 हाइड्रोजन हो गया, ये भी 2 क्लोरीन हो गया। तो अब देखते हैं कि उधर 2 क्लोरीन है कि नहीं, इधर 2 क्लोरीन है, इसलिए अब ये बैलेंस्ड हो गया। अब दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम, हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है। जिंक एलिमेंट का नंबर क्या है, दोनों तरफ 1-1 है। क्लोरीन एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों तरफ 2-2 है। हाइड्रोजन एलिमेंट का दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम कितना है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो हर एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों तरफ इक्वल हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोगों ने अभी केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर आगे केमिकल इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ लिए, और इसके अलावा होता है एक वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन भी होता है। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें कहीं भी सिंबल और फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर का तो ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं भी हम सिंबल और फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। किसी भी केमिकल्स का सिंबल, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, किसी भी एटम का सिंबल, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब यूज नहीं करेंगे। सबका हम नाम लिखेंगे वर्ड में। तो इसीलिए इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि हमको लिखना है कि जिंक रिएक्ट करेगा, तो जिंक पूरा रिएक्ट करेगा। जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हम लोग लिखेंगे जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इट विल प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी जस्ट पीछे हम लोग इक्वेशन लिखे थे, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसमें इसी का केमिकल इक्वेशन लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये हुआ वर्ड इक्वेशन। उसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग जो वर्ड में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर के हिसाब से लिखते हैं, इसको वर्ड इक्वेशन, मतलब व्हेन केमिकल इक्वेशंस आर रिटन विदाउट यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला, instead we use the word for that particular reactant and product, then it is called word equation। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन हम लोग जान गए। अब इसमें रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट हम किसको बोलेंगे, जो कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है, ठीक है। द सब्सटेंस which combine or react, ठीक है। वैसा सब्सटेंस जो कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, बहुत सिंपल है ये भी। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, the substance
which is produced during the रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए बैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन भी पढ़े। ठीक है, तो स्केलेटन इक्वेशन को हम लोग दूसरे नाम से ही बोलते हैं। हम लोग स्केलेटन इक्वेशन पढ़े है ना, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्केलेटन इक्वेशन जब लिख देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होगा। तो इसी को हम लोग नंबर ऑफ एटम को जब हम लोग दोनों तरफ इक्वल कर देंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मेथड है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इक्वेशन को हम लोग और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं वो ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक इक्वेशन में जो भी लिखे हैं तो क्या क्या रहा है? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और तो कुछ नहीं है। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें, तो क्या करना है? और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस केमिकल इक्वेशन में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो जरा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। उस 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक दिखना चाहिए केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन में कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 5 तरह का कैरेक्टरिस्टिक। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सब 4-5 जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। तो वो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक को हमको केमिकल इक्वेशन में दिखाना है। उसी को बोलते हैं हाउ टू मेक इंफॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, है ना। इक्वेशन को अभी तक जो इक्वेशन देखे उसमें हमको सिर्फ 2 ही चीज़ पता चलता है कि क्या क्या चीज़ है जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ इस रिएक्शन के दौरान बन जाता है। इस रिएक्शन होने से कौन कौन चीज़ प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना, यही हमको पता चलता है। कौन कौन सा चीज़ रिएक्शन किया और कौन कौन सा चीज़ बन गया, बस हमको यही पता चलता है, और तो कुछ पता नहीं चलता है। तो हम इस इक्वेशन को और अच्छा बनाएंगे और इन्फॉर्मेटिव, जिससे कि और इन्फॉर्मेशन मिले। तो क्या क्या हम इस इक्वेशन में वैसा कर सकते हैं कि ये मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए, अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कैसे हम बना सकते हैं इसको और भी इन्फॉर्मेटिव? ठीक है, इसके लिए 3 मेथड है। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला मेथड है इंडिकेटिंग द
physical states, indicating the physical states of reactant and products. पहला ही मेथड ही है, ठीक है। पहला मेथड क्या है? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड के लिए एस लिखते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए एल लिखते हैं, ठीक है। और गैस के लिए या वेपर के लिए, गैस रहे या वेपर रहे, उसके लिए जी लिख देते हैं, या अप ये एरो अपर डायरेक्शन में दे देते हैं। सॉलिड के लिए जो है एरो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे देते हैं, और गैस के लिए जो है एरो अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों में इसको एक तो यूज करेंगे। लिक्विड हो गया, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो उसके लिए हम लोग AQ वर्ड यूज करते हैं। एक्वस मतलब पानी में जब सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा तो AQ, ठीक है। प्रिसिपिटेट के लिए भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला मेथड हुआ कि फिजिकल स्टेट्स को हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अभी एक इक्वेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जिंक, ठीक है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया क्या? जिंक सल्फेट बनाया, ठीक है। और क्या बनाया? हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, जिंक जो होता है वो तो सॉलिड होता है, इसलिए इसके बगल में एस लिख दिए, और H2SO4 पानी में घुला हुआ रहता है। H2SO4 एसिड जो हम रिएक्शन कराते हैं वो पानी में घुला हुआ रहता है। पानी का में हम उसका सॉल्यूशन पहले बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके बगल में हम लिखेंगे AQ, ठीक है। जिंक सल्फेट यहाँ पर प्रिसिपिटेट होके आया है। जिंक सल्फेट प्रिसिपिटेट होके आया है, पानी में घुला नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड रेसिड्यू है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया, एस लिख दिए, और ये गैस के रूप में निकला है इसलिए इसके बगल में हम लोग जी लिख देते हैं। तो मोर इंफॉर्मेटिव हो गया कि अब केमिकल इक्वेशन देख के पता चलता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन हुआ, जिंक सॉलिड था और सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस था, मतलब पानी का सॉल्यूशन था। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन था पानी में बना हुआ, और दो प्रोडक्ट बना, जिंक सल्फेट बना जो प्रिसिपिटेट है, और जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में निकला है। तो इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हो गया, इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, ये क्या है? जिंक। वर्ड में भी लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अगर कहीं लिखा रहे सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम नहीं लिखा रहे, सिर्फ लिखा रहे हाइड्रोजन, तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। गैस लिखे या ना लिखे समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस है। एटम लिखना होगा तो लिखेगा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन नहीं सिर्फ लिखा हुआ समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस है। और गैस जो होता है हमेशा मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। कोई भी गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स के रूप में ही मिलता है, एटम के रूप में मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिख दिए, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्रेजेंट कराना है तो हमको हाइड्रोजन एटम यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो H2 है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, CaOH4, CaOH4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम
कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब इसमें देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है? चूना है, जो पान खाने में, खैनी खाने में जो चूना यूज होता है, दीवार के ऊपर जो पोताई करने में चूना यूज होता है, वही है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में घोल घोल के दीवार पे लगाते हैं। इसी को लोग खैनी खाने में लोग यूज करते हैं, पान खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये पानी में घुला रहता है, ये पानी में घुला रहता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं AQ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, इसलिए इसके बगल में हम लोग G लिखेंगे। और ये दोनों में जब रिएक्शन होता है, दीवार देखते हो, होता क्या है कि हम लोग इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगा देते हैं और आधा घंटा, 1 घंटा, 2-3 घंटे के बाद पूरा दीवार एकदम उजला उजला दिखने लगता है। क्यों उजला उजला दिखता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि दीवार पर लगा है उससे रिएक्शन करता है और धीरे धीरे वाइट हो जाता है। और वाइट क्यों होता है? क्योंकि इस दोनों का जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट देखने में उजला होता है और ये पानी में घुलता नहीं है, सॉलिड होता है। ठीक है ना, इसका कलर क्या होता है? वाइट, इसीलिए दीवार वाइट दिखने लगता है। और ये क्या हो गया? लिक्विड, वाटर बनता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो कि वेपर बन के उड़ जाता है। तो हम देखो सॉलिड स्टेट सब जगह हो गया। ये चूंकि प्रिसिपिटेट हो रहा है, वाइट फॉर्म में चिपका रह रहा है दीवार पर, इसलिए ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। और जो वाटर बना वो वेपर बन के उड़ गया, और लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, इसलिए उसको हम L लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लिक्विड को हम L से लिखते हैं। अब देखो ये भी देखने में लिक्विड के जैसा लगेगा क्योंकि पानी में घुला हुआ है, और ये प्योर पानी है। तो प्योर चीज़ जो रहेगा उसको लिक्विड बोलते हैं, और जिसमें कोई चीज़ मिला हुआ है तो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन को हम L से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जैसे पानी सिर्फ है तो उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर पानी में हम चीनी मिला देंगे, है ना, चीनी मिला देंगे, तब वो हो गया एक्वस सॉल्यूशन, चीनी का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तब हम उसको L से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो सॉल्यूशन हो गया, तो उसके बगल में AQ लिखना होगा। अकेले अगर चीनी पानी है तो हम उसको L से डिनोट करेंगे, चीनी अकेले है तो उसको हम S से डिनोट करेंगे क्योंकि सॉलिड है। लेकिन जब दोनों मिल गया, चीनी और पानी आपस में शरबत बन गया, तो शरबत बनने के बाद, है ना, सॉल्यूशन मतलब हिंदी में शरबत बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब शरबत बन गया तब उसके बगल में हम AQ लिखेंगे ताकि पता चले कि ये जो शरबत बना है पानी में बना है। ठीक है ना, और अगर शरबत पानी में नहीं बना के किसी और चीज़ में बनेगा तब हम लिखेंगे नॉन एक्वस। ठीक है, नॉन एक्वस, NONAQ। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बना है, पानी में किसी और चीज़ में बना है, तो हम यहाँ पर AQ नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लोग नॉन AQ। ठीक है, ये लिखेंगे नॉन AQ। ठीक है, कब लिखेंगे? जब कोई शरबत जो है बनेगा किसी और चीज़ में, पानी में नहीं बनाया जाएगा, तब लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक तरीके से हम लोग सीख लिए, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस, सब चीज़ लिखना सीख गए। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो एक मेथड हो गया, और भी मेथड है, उसको भी तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, तो इसको हटाएंगे तब तो पढ़ेंगे।
ठीक है। अब तो दूसरा तरीका, इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। अब दूसरा तरीका है इंडिकेटिंग इन द हीट चेंजेस, इंडिकेटिंग द हीट changes taking place during the reaction, है ना। रिएक्शन के दौरान हीट में क्या चेंज होता है उसको भी हमको पढ़ना है, उसको मेंशन करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे कार्बन का अगर रिएक्शन हम करवाते हैं, ठीक है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है। कार्बन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और साथ में ये रिलीज करता है हीट एनर्जी। तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे हीट एनर्जी, या सिंपली हीट भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हुआ है ना, हीट एनर्जी जो है रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C+O2, CO2 प्लस सिंपली हीट लिखे। राइट साइड में अगर हीट लिखे तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर राइट साइड में हम प्लस हीट लिख दिए या हीट एनर्जी लिख दिए तो हम समझ जाते हैं, या एक्चुअल अगर मालूम है कि कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ है तो उतना किलो जूल, उतना जूल एनर्जी डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो सिर्फ अगर हीट लिखे तो भी हो गया, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं कि इतना किलो जूल, इतना जूल एनर्जी रिलीज हुआ, प्लस करके हीट के जगह पर वो अमाउंट लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ जब हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है केमिकल रिएक्शन का, तो उस केस में इस तरह का चीज़ होता है। ठीक है, ये हम राइट साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, अब जो है मीथेन, ठीक है ना, मीथेन मतलब क्या हुआ? जो सुनते होगे सीएनजी, सीएनजी में मीथेन गैस ही रहता है। इसका जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में वाटर बनाता है। ठीक है, उसके साथ हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। इसी हीट एनर्जी के चलते तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और फिर साइकिल चलता है। ठीक है ना, तो मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से तो क्या क्या बनाएगा? ये कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना दिया और साथ में हीट दे दिया। ठीक है, ये तो हीट के साथ साथ लाइट भी देता है, तो हीट ही खाली नहीं देता है, तो लाइट भी देता है। तो हीट प्लस लाइट दोनों लिख सकते हैं। तो जो भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम लोग मेंशन करेंगे। अगर रिलीज हुआ है तो राइट साइड में लिखेंगे, इस एरो के राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। उसके अलावा हम लोग खाना पीना खाते हैं, ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, और उस एनर्जी को हमारा बॉडी सेल लेवल पर एनर्जी रिलीज होता है। तो वहाँ क्या रिएक्शन होता है? ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है। तो ग्लूकोज का क्या है फॉर्मूला? C6H12O6, C6H12O6। ये हमारे बॉडी के अंदर होता है रिएक्शन। ठीक है,
कि खाना खाते हैं उसके साथ ग्लूकोज जाता है, नाक से सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन जाता है, दोनों सेल के लेवल पर पहुंचता है, सेल के लेवल पर दोनों में रिएक्शन होता है, यानी कंबसन रिएक्शन होता है। ठीक है, कंबसन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन को हम लोग कंबसन रिएक्शन बोलते हैं जिसमें कि हीट एनर्जी रिलीज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो और हीट एनर्जी रिलीज हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर होता है कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या क्या बनाता है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो नाक से छोड़ देते हैं, वाटर बॉडी में रह जाता है जो यूज हो जाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग हमारा बॉडी यूज करता है। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये भी एनर्जी रिलीज किया, तो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है इसमें भी जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, ये सारे रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पूछेगा तो ये और ये दे सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ है। सो एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। Exothermic are those type of chemical reaction in which energy is released. That means temperature rises. टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल अभी हम दे दिया है ये सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, आई बात समझ में? सारे के सारे क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल में हीट एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, ये तीनों में हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा तो इससे इंफॉर्मेटिव हो गया कि नहीं? ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि इसमें ये पता चल रहा है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अभी जो एग्जांपल दिए जितना इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इस आधार पर हम इस केमिकल रिएक्शन को बोल दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा ये स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है, सब में हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए हैं, सब कार्बन कंपाउंड है। कोई भी कार्बन कंपाउंड या कार्बन डायरेक्टली, यहाँ कार्बन डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, ये कार्बन का कंपाउंड है, ये दोनों कार्बन का कंपाउंड हो गया, और ये कार्बन रहे या कार्बन का कंपाउंड रहे, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के दौरान वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन को हम लोग कंबसन, और इसका मतलब ये नहीं कि जितना भी दुनिया में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सब कंबसन रिएक्शन, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन से वो कंबाइन नहीं करता है, किसी और चीज़ से कंबाइन करता है, किसी और चीज़ से रिएक्शन करता है और वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, वो भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ सौभाग्य से ये दोनों काम हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और कंबसन रिएक्शन भी है, क्योंकि रिएक्शन करने वाला जो इंग्रेडिएंट है वो कार्बन है या कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन है या कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसके कारण इसको हम कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आएगा जो एक्सोथर्मिक रहेगा, मतलब हीट एनर्जी जरूर रिलीज होगा, लेकिन उसमें ना ऑक्सीजन इन्वॉल्व मिलेगा ना ही कार्बन इन्वॉल्व मिलेगा। तो क्या हम उसको कंबसन रिएक्शन बोलेंगे? नहीं, उसको कंबसन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। हीट एनर्जी सिर्फ रिलीज हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको कंबसन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन रिएक्शन नहीं है, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन रिएक्शन नहीं है। आई बात समझ में? सारे कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन ठीक है, सारे कंबसन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन
कंबसन रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबसन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबसन, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो दो चीज हम लोग यहाँ पढ़े, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, कंबसन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कंबसन रिएक्शन, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो तीनों में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और इस तीनों में एक खासियत ये भी है कि ये तीनों आपस में रिएक्शन करके जो है ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर रहा है। एनर्जी तो रिलीज कर रहा है लेकिन तीनों ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और तीनों ही कार्बन कंपाउंड है, कार्बन या कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग कंबसन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर याद रखने की बात क्या है कि जितना भी कंबसन रिएक्शन है वो सारे के सारे, जितना भी कंबसन रिएक्शन है वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होगा। जितना भी कंबसन रिएक्शन है वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होगा, ये राइट है। ठीक है, लेकिन सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? सारे कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, सारा कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन रिएक्शन नहीं होगा। याद रखना है, सारे कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा लेकिन सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन नहीं होगा। क्योंकि कंबसन रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ होने से ही जब हीट एनर्जी रिलीज होता है तभी हम उसको कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करके हीट एनर्जी को रिलीज करता है तो वो कंबसन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाद में देखेंगे उसका एग्जांपल भी। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और भी अच्छा हो गया। ठीक है, कि हमको पता चल रहा है कि इसमें हीट एनर्जी का भी रिलीज हो रहा है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए, तो फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, फिर ये भी गैस होता है। तो इंफॉर्मेटिव होता जा रहा है। मीथेन जो है गैस होता है तो जी लिख दिए, ऑक्सीजन भी गैस है इसलिए जी लिखे।